हेलो, जय हिंद सभी को। पुनः स्वागत है न्यू वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई 2020-22 बैच के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे हैं। उनमें हम प्रत्येक जो पेपर हैं उनमें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे टेंटेटिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, जो संभावित प्रश्न है किस तरीके से आ सकते हैं। और हमने प्रारूप की भी चर्चा की थी, मॉडल किस तरीके से बनेगा, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो एक बार मॉडल बना था कि 20 क्वेश्चंस एक एक नंबर के आएंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लगभग 8 आएंगे, उनमें से 5 करना होगा। तो शायद उसी आधार पर आएगा क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है। फिलहाल हम अभी देखते हैं जो आपका पेपर नंबर 8 है, फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल दो मॉडल पेपर भी हैं इससे पहले जो आ चुके हैं। एक जुलाई 2021 का है और एक मार्च 2019 का है, लेकिन जो मार्च 2019 का है वो पहले के हिसाब से पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उनके बारे में हम देखते हैं, और खास करके जो आए हुए हैं मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं। पेपर नंबर 8 है आपका, फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, जो वाणी से संबंधित है। उसमें एक बात ध्यान रखना होगा आपको कि जो स्पीच है क्या और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वाणी क्या है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके कार्य क्या हैं, ये सवाल पूछता है, बार बार पूछ लेता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा पैरामीटर ऑफ स्पीच, जो वाणी के प्राचल हैं, क्योंकि बिना पैरामीटर के बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी। हर चीज का एक पैरामीटर होता है, उसी तरीके से स्पीच का भी है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िए, आपको पढ़ाया गया होगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन है जिनसे स्पीच निकलती है, ऐसे कौन कौन से हमारे तंत्र हैं, स्पीच सिस्टम कौन कौन सा है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी, रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी सिस्टम, ये पूछता ही पूछता है। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि पूरा ना पूछ करके ये पूछ ले कि रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी सिस्टम में अंतर बताइए, ये भी पूछ सकता है। एकदम रेडी रहिए पूरी तरीके से, सारे उनके फंक्शंस वगैरह सारे तैयार करिए, उनका क्या रोल है स्पीच में, बोलने में, वो आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा आखिर इसके अलावा और क्या कार्य हैं, स्पीच के अन्य कार्य क्या हैं, बहुत से ओरलेट फंक्शन होते हैं, वो भी आप ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा कुछ चीजें जो पूछी ही जाती हैं, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल, ये आपको तीनों में से कोई ना कोई आना तय है और ये हमेशा आ रहा है। ये क्या है, इनके पैरामीटर्स क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये आपके पूरे सिलेबस में दर्शाया हुआ है। खास करके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ वॉवेल्स क्या हैं, कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो वॉइसलेस हैं, कौन से ऐसे साउंड्स हैं जो वॉइसलेस नहीं है। उन सबको बहुत ही एक एक साउंड को पहचानना होगा, जानना होगा आप सभी को, क्योंकि वो एक एक नंबर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही पूछ लेता है, कोई भी साउंड पूछ लेगा। साउंड का मतलब है जैसे एक केवल लेटर होता है उसको हम साउंड कहते हैं, उसको लैंग्वेज नहीं कहते, उसको साउंड कहते हैं। वो लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड है, और फिर साउंड से ही हमारा
वर्ड बनता है। एक साउंड मिला, दूसरा साउंड मिला, जैसे कि का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक साउंड का और एक साउंड मां बन जाए तो का और मां कम हो जाएगा। किस अक्षर में, किस साउंड में उसकी रेट क्या है, उसको किस तरीके का साउंड है वो। बहुत सारे साउंड होते हैं जो बाइलेबियल होते हैं, इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो बार बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि श्रवण बाधित बच्चों में आवाज की समस्याएं, यानी कि जो वॉइस प्रॉब्लम होती है, आखिर क्यों होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और सोडा ये खाने वाला नहीं है ना, कपड़े भिगोने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। सोडा जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसको सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन एंड एडिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। जो किस तरीके से हम इरर करते हैं जब हम बोलते हैं, किसी अक्षर को गायब कर देना, कुछ को जोड़ देना, जब बोलना तो समझ में ना आना, ये कई सारे इनके अंतर्गत ये विशेषताएं शामिल है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और आप पढ़े भी होंगे, नहीं है तो पढ़ लीजिएगा। अगर शॉर्ट में नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाता है, क्योंकि ये सोडा पूरी तरीके से रिलेट करता है इस स्पीच में, और खास करके एचआई बच्चों के लिए बहुत तरीके से इसको बताया जाता है कि किस तरह से एचआई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सोडा को सही से प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि वो एरर होगा ही होगा, आर्टिकुलेशन एरर होगा ही होगा, स्पीच एरर होगा ही होगा। उसका मेन रीजन है क्योंकि वो सुन नहीं पाता सही से, और सुन ना पाने के कारण स्पीच बेहतर डेवलप नहीं हो पाई है। और अगर नाम मात्र की थी भी स्पीच, तो वो पूरी तरीके से उसको इतनी व्यवस्था नहीं मिली, उतनी ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं मिली, उतनी इसको स्पीच थेरेपी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बेहतर उसके अंदर डेवलप हो पाए उस तरीके का। इसके अलावा जो और आए हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, ये बार बार सवाल पूछा गया है। सक्रिय उच्चारक अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका जीभ एक सक्रिय उच्चारक है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है दोनों में अंतर पूछ ले, तो आपको इन दोनों में बहुत ही गहराई से पढ़ना जरूरी है, दोनों में अंतर जानना जरूरी है, और साथ ही साथ दोनों की विशेषताओं को जानना जरूरी है, कौन कौन से अंग इनमें शामिल हैं ये जानना जरूरी है। इसके अलावा जो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी होती है, जिसको वाणी बोधगम्यता या वाक बोधगम्यता कहते हैं, कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है और उसको कितना एक्सेसिबिलिटी वे में सामने वाला समझ ले रहा है, उसी को हम वाक बोधगम्यता कहते हैं, अदरवाइज नथिंग। स्पीच का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा है। इसके अलावा एड्स एंड इक्विपमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो ऑडिटरी एड्स होंगे, स्पीच ट्रेनर जैसे हो गया, विजुअल एड्स में मिरर हो गया, टेक्टाइल एड्स में वाइब्रोटेक्टाइल्स हो गया, एड्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किस तरीके से इनको यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप स्पीच टीचिंग क्या होते हैं, ये पूछा भी जा चुका है आपका। हाँ, ग्रुप स्पीच टीचिंग आपको पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच, या जो सामान्य वाणी है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो भी आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग में ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो और चीजें पूछता है, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है कि सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल में अंतर लिखिए, या ये पूछ लेगा कि पैरामीटर ऑफ सेगमेंटल, पैरामीटर ऑफ नॉन सेगमेंटल, पैरामीटर ऑफ सुप्रा सेगमेंटल क्या होगा, इन सब के प्राचल क्या होंगे, क्या पैरामीटर होंगे। इसके अलावा
कौन-कौन से ऐसे स्पीच जब हम टीचिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, तो आखिर कौन-कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं? जैसे आपके सिलेबस में भी है कि ऑडिटरी ग्लोबल थेरेपी जो होती है शायद मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट होता है, एसोसिएशन फोनेटिक यूनिट मेथड होता है, क्यूड स्पीच होता है। ज़्यादातर क्यूड स्पीच जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टच के माध्यम से भी हम देते हैं। किस तरीके से उसको एक जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल करता है। खास करके इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो फिर वहां प्रॉब्लम होगी। और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एबीटी जिसको बोलते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किस तरीके से हम अगर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी देते भी हैं तो क्या हियरिंग एड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। खास करके अगर जब हम थेरेपी देते हैं तो हियरिंग एड लगा करके देते हैं या हियरिंग एड लगा करके नहीं देते हैं। तो कभी भी जब आप हियरिंग एड लगा करके देंगे तो बेहतर उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो आपका साउंड है जब वो सुनता है और रिसीव करता है तो बेहतर वे में रिसीव करेगा। तो ज्यादातर बेहतर स्पीच थेरेपी दी जा सकती है अगर वो हियरिंग एड लगाया है तो। ये आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इवैल्यूएशन ऑफ स्पीच कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्पीच का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसके सेगमेंटल एस्पेक्ट है, सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट है, इसके अलावा आर्टिकुलेशन किस तरीके से कर रहा है, उच्चारण कैसे कर रहा है, का को कैसे बोलना है, पा को कैसे बोलना है, माँ को कैसे बोलना है, जिस तरीके से उसको बोलना है क्या वो बोल पा रहा है। और अगर बोल रहा है तो दैट इज बेटर, अदरवाइज नथिंग। फिर कुछ नहीं है, इसका मतलब वो फिर एरर्स है। साथ ही अब एक चीज और आती है कि रूल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग। क्या माता पिता का भी कोई रोल होता है, क्या परिवार का भी कोई रोल होता है। आजकल जो मम्मियां होती हैं, जब बच्चों को अगर उनके पास किचन में आ गए या कुछ सब्जी काट रही तो आ गए तो उनको मोबाइल पकड़ा देंगे, जाओ मोबाइल में देखो, या मोबाइल दे देंगे तो कुछ देखो। उससे डेवलप नहीं होता है। लेकिन माँ के पास बैठेगा तो वो जितना पूछेगा, ये क्या थाली है, ये आटा है, ये मसाला है, ये कढ़ाई है, ये स्टोव है या चूल्हा है या गैस है या चाकू है या आलू है, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं एक एक करके जो उसको बताए। इससे क्या होता है, वो बड़े स्नेह के साथ सीखता है। और मोबाइल में क्या देखेगा, मोटू पतलू की कहानी और उसमें क्या देखेगा। और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं जिनके आधार पर वो सुन सकता है अगर वो अच्छे से तो। लेकिन अगर कोई एचआई बच्चा है और वो माइल्ड लेवल का है तो वो चाहता है कि माँ के द्वारा सीखना चाहता है, तो अगर उसका नहीं सुना जाता है तो जो ऐसे परिवार जो माता पिता सुन सकते हैं वो डीसीएचपी फैमिली कहलाता है, डेफ चाइल्ड हियरिंग पेरेंट। और इस तरीके का जो फैमिली होता है वो अगर नहीं समझ पाता तो फिर उसके जो बच्चा होता है उसके मन में बहुत ही जो एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है, ट्रस्ट हटता चला जाता है। और फिर आगे चल करके वो अपने परिवार में रहना नहीं बल्कि एक डिफ कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, फिर अलग ही कम्युनिटी में, भले ही वो कैसा भी हो। तो हालांकि होम ट्रेनिंग घर में माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, ताकि वो अच्छे से समझ सकें, जान सकें और अपने बच्चे को ज्यादा समझते हैं वो। खास करके समय देना चाहिए बच्चे को। और अगर सेंटर में भी ले जाना है, मान लीजिए कोई स्पीच थेरेपी सेंटर है तो वहां भी कितनी मदद कर सकते हैं। तो जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो चाहेंगे तो बच्चे का काफी डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत सारे माता पिता होते हैं जो इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जो पूरी तरीके से सुन नहीं सकता है तो उसके विकास के लिए ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, पेरेंट्स ये सारे मदद करते हैं। इसके हिसाब से बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो सुन नहीं सकता है, उसके लिए भी बेहतर मदद की जा सकती है, बशर्ते जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी अवेयर हों। और खास करके वहां का आसपास का माहौल कैसा है ये भी बहुत वैरी करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से जो एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स जो होते हैं, वो किस तरीके से और कौन-कौन से टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्पीच टीचिंग के दौरान। क्योंकि जब स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच देता है, उसमें बहुत सारे, जैसे कि स्पीच ट्रेनर हो गया, उसका भी इस्तेमाल करता है वो, और उसके आधार पर साउंड पहुंचाता है।
इसके अलावा बहुत सारे जो सवाल हैं ये आपके आ चुके हैं एग्जाम में। आर्टिकुलेशंस एरर्स कौन-कौन से होते हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलेशन जो एरर्स होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और वॉइस प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी होती हैं चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट में, ये भी आपको खास करके ध्यान रखना है। तो और साथ ही साथ अगर क्लासरूम में कोई बच्चा है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। सपोज अगर एक सवाल आ गया कि यदि आप एक विशेष शिक्षक हैं और ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको पूरी तरीके से सुझाव देना होगा, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो टीचिंग कर सकता है बेहतर तरीके से, लेकिन वो ऑडियोलॉजिस्ट का जब काम करने लगता है उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितना बेहतर स्पीच थेरेपी और जितना बेहतर ऑडियोमेट्री जो एक ऑडियोलॉजिस्ट कर पाएगा, जो एक स्पीच थेरेपिस्ट कर पाएगा, वो जितना बेहतर पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, काम चला सकते हैं कि जब कोई ना हो तो चलो ठीक है, काम चला रहे हैं, ट्रेनिंग ले करके या सीख करके काम चला रहे हैं। लेकिन वो जो परफेक्शन होता है वो एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि वो प्रोफेशनल है उस क्षेत्र का। तो कभी-कभी ये भी पूछा जा सकता है कि स्पीच थेरेपी देने के लिए बेहतर प्रोफेशनल कौन माना जाता है? ऑप्शन दे देगा आपको, एक सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, पेरेंट्स। तो एक बेहतर जो प्रोफेशनल्स होता है फॉर्मल रूप में वो एक स्पीच थेरेपिस्ट माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, कुछ टेंटेटिव, बट पढ़िए बेहतर तरीके से। जो लिंग सिक्स साउंड होते हैं उनको भी आप बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो सब चीजें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं जो कि संभावित हैं, और जितना बेहतर आप पढ़ेंगे आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये आपका लास्ट एग्जाम होगा जो कि फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, जिसमें मैंने पहले बताया था, और ये पेपर नंबर 8 है। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और इसके बाद जो एक वीडियो आपको मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसमें होगा कि क्या करें और क्या ना करें एग्जाम में। क्योंकि अभी हाल ही में इवैल्यूएशन करके आया मैं, और पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी जो गलतियां करते हैं वो आप ना करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, क्योंकि वही वीडियो होगा कि एग्जाम में आप क्या करें और एग्जाम में क्या ना करें, इससे संबंधित वो वीडियो होगा। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो डिसलाइक करिए, वोट जरूर दिया करिए। और अगर लगता है कि दूसरे को भी आपसे लाभ हो सकता है तो जरूर शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।